आप पॉलिटिशियन भी हैं और लॉयर भी हैं, कहाँ ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है? हिंदू का मतलब आपके लिए क्या है? हिंदू मैं समझता हूँ एक स्वभाव है, एक विचार है जी। कि जब तक भारत में एक भी हिंदू जीवित है तब तक भारत इस्लामिक स्टेट में कभी रूपांतरित नहीं होगा। क्या सरकार इस देश के लोगों की जुबान पे कंट्रोल करना चाहती आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? गिनी चुनी दो ही तो गवर्नमेंट बनती है। हिंदुस्तान में लॉ सबके लिए इक्वल है। बिल्कुल है। आपको लगता है अलग है? पब्लिक का परसेप्शन क्यों है कि पावरफुल लोग इजीली बच जाते हैं किसी भी केसेस से? आपके नाम से अनिकेत निगम से लोग जानते हैं या फिर आप उज्जवल निगम साहब के बेटे को? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका बेटा हूँ। मुंबई में इलीगल इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं। बहुत बड़ी समस्या है। आपको कभी बुरा लगता है कि मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं? जितना किसी भी सरकार को लोग बुरा कहते हैं वो उतनी बुरी नहीं होती, और किसी भी सरकार को लोग जितना अच्छा कहते हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती। पॉलिटिक्स नैरेटिव ऑफ परसेप्शन का गेम बन चुका है। बिल्कुल बन चुका है। हमारे हिंदुस्तानी के हर शख्सियत के डीएनए में राजनीति होती ही होती है। कि कानून के सामने सब एक है, सब समान है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। 2024 का जब लोकसभा इलेक्शन था तो उसके पहले ही राम मंदिर का फैसला आना और मंदिर बनाना, ये हिंदू वोटरों को अट्रैक्ट करने की एक प्रोपेगेंडा थी। सच बात है ये। राम जी को लेकर के कोई भी राजनीति नहीं कर रहा है। क्यों आज के डेट में एक नॉर्मल इंसान गवर्नमेंट और सिस्टम के खिलाफ बोलने में डर फील करता रहता है? कानून सेंटिमेंट्स और इमोशन से नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द J10 पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट के काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता मुंबई से हैं, और हमारे लीजेंडरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निगम साहब के बेटे। वेलकम टू द J10 पॉडकास्ट। तो स्वागत करते हैं अनिकेत उज्जवल निगम साहब का। कैसे सर आप? थैंक यू जेडी जी, बहुत बढ़िया हूँ और आपके पॉडकास्ट के बारे में सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। अच्छा काम आप भी कर रहे हैं जी। थैंक यू सर। आप अभी पॉलिटिक्स में सक्रिय हुए हैं। इससे पहले आप जब अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर रहे थे न्यूयॉर्क में, तो 2008 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में इलेक्शन में न्यूयॉर्क में आपने बराक ओबामा के कैंपेन टीम में बड़े सारे योगदान दिए। तो थोड़ी स्टोरी आप बता सकते हैं? ऐसा है कि 2008 में जब मैं न्यूयॉर्क में पढ़ रहा था और मेरा टॉपिक था कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ओके। और वो सब्जेक्ट सिखाने के लिए मुझे डेरिक बेल नाम के हमारे प्रोफेसर थे। और जो डेरिक बेल है वो हार्वर्ड में भी बराक ओबामा जी को पढ़ा चुके थे। अच्छा। तो उनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे बराक ओबामा से। और जब 2008 में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था अमेरिका में, तब डेरिक बेल को एक जिम्मेदारी दी थी कि आप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से चुनिंदा विद्यार्थियों को उनका चयन कीजिए, उन्हें सिलेक्ट कीजिए और उनके माध्यम से बराक ओबामा के लिए प्रचार की एक यंत्रणा वहां पे खड़ी कीजिए। तो डेरिक बेल जी जो हमें सिखा रहे थे, तो उन्होंने पूछा स्वाभाविक रूप से सभी विद्यार्थियों से पूछा कि कौन कौन इस मुहिम में सहभागी होना चाहेंगे, कौन कौन बराक ओबामा के लिए प्रचार करना चाहेंगे। तो उस समय मैंने बहुत रुचि दिखाई। तो उन्हें थोड़ा सा अचंभित वो हुए और उन्होंने मुझे जो सवाल पूछा वो ये था कि आप वैसे हो इंडियन स्टूडेंट, इंडियन सिटीजन, आप अमेरिका में अभी पढ़ने आए हो, अमेरिका की राजनीति आपको कितनी पता है मुझे पता नहीं, लेकिन आप से लोग क्यों सुनना चाहेंगे कि बराक ओबामा को जीतना चाहिए या उन्हें वोट देना चाहिए? आप लोगों के सामने जब जाओगे तो लोग आपका क्यों सुनेंगे, क्योंकि आप यहाँ के हो ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि मैं हूँ भारतीय, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारे हिंदुस्तानी के हर शख्सियत के डीएनए में राजनीति होती है। बिल्कुल, नंबर 1। और नंबर 2 मैंने उनको ये कहा कि जब न्यूयॉर्क में या फिर न्यू जर्सी में बहुत बड़ी तादाद है जहां हमारे इंडियन सिटीजन्स वहां रहते हैं, तो मैं अमेरिकन सिटीजन्स के पास नहीं जाऊंगा। मैं जो इंडियन सिटीजन्स है, जो वहां अभी सिटीजनशिप जिनकी मिल चुकी है, अमेरिकन सिटीजन्स बन चुके हैं, उनको मैं अपील करूंगा कि उन्होंने ओबामा को क्यों वोट करना चाहिए। और फिर मैंने उन्हें 2-3 चीजें बताई जो मैंने थोड़ा सा अभ्यास करके गया था और फिर उन्हें वो पसंद आया। उन्होंने मुझे उस टीम में लिया और 2008 में मैंने कस करके वहां पे बराक ओबामा के लिए कैंपेनिंग किया था, डोर टू डोर कैंपेनिंग किया था और मैंने उनके कैंपेनिंग के वो प्रोसेस में इन्वॉल्व था और मैंने देखा कि किस लेवल पर ये कैंपेनिंग करते हैं। मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर डोर टू डोर कैंपेन हो या फिर हार्ट टू हार्ट कैंपेन हो। और बराक ओबामा एक बहुत ही बढ़िया वक्ता है, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, बहुत अच्छे ओरेटर है। तो मैंने उनके 2-3 रैलीज भी अटेंड किए थे और मैंने देखा था कि लोग बहुत भावुक हो जाते थे जब भी उनको वो सुनते थे। तो पद्धत से इस तरीके से एक छोटा सा मेरा योगदान उस समय रहा था। आप प्रेसिडेंट ओबामा से मिले कभी? रैलीज में मिला था मैं। कैसा था एक्सपीरियंस लाइव और टीवीज में देखना? नहीं देखिए, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी है उनकी और आप अगर उनके स्पीचेस भी सुनोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वो हर समय
जब बात करते हैं तो बड़े ही आत्मीयता से बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, मतलब उनके बोलना फेक नहीं लगता है। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि एक बहुत अच्छा नेतृत्व उनका रहा है। आपने बड़े सारे इंडिया में हाई प्रोफाइल केस लड़े, जैसे सेलिब्रिटीज में नाना पाटेकर, विद्युत जमवाल, शिल्पा शेट्टी जैसे बॉलीवुड स्टार को आपने डिफेंड किया। फिर पॉलिटिक्स में नारायण राणे, धनंजय मुंडे, मशहूर नेताओं को आपने डिफेंड किया। तो क्या आपको इन मामलों में कुछ अलग दिखता है आम इंसानों से? नहीं, ऐसा है कि कानून के सामने सब एक है, सब समान है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। तो कानून के सामने तो सब समान ही होते हैं। और कायदा हमारा जो है, देखिए पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में हर भारतीय सिटीजन को समान अधिकार है और समान दायित्व है। तो कानून के सामने सब समान है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है। तो आप भले ही सेलिब्रिटी की केस चला लो, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कोई छूट मिलती है या छूट का प्रावधान है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जिनका नाम होता है, जिनका थोड़ा सा वलय होता है, तो उनके खिलाफ जब मामले चलते हैं तो मीडिया लाइमलाइट की वजह से उन्हें बड़ी दिक्कत भी आती है। उन लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है, प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होती है, तो थोड़ी सी चीजें होती है। मीडिया ट्रायल्स जैसे आजकल बड़ा फेमस हो चुका है, तो क्या मीडिया ट्रायल्स ये कोर्ट केसेस पे कुछ इन्फ्लुएंस करता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है कि हमारी जुडिशरी और ये जुडिशियल जो ऑफिसर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, बड़े ट्रेंड जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, तो वो कभी भी किसी भी दबाव में तो आते ही नहीं है। एक थोड़ा सा लोगों के बीच में एक गैर समझ है। मैं समझता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई बड़ा आदमी है तो मीडिया प्रेशर की वजह से न्यायालयीन व्यवस्था में थोड़ा सा उसमें कुछ इंटरफेरेंस आ सकता है। तो वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने बहुत सारे इन लोगों के केसेस चलाए और कोर्ट बड़े ही सटीक तरह से जो न्याय सामान्य इंसान को मिलेगा वही न्याय इनको भी मिलेगा, वही न्याय का ये है प्लेटफॉर्म है। तो अलग तरीके से देखा जाता है या अलग उनको न्याय मिलता है, ये बिल्कुल होता नहीं है। ना ही मीडिया ट्रायल, देखिए मीडिया ट्रायल का मतलब क्या है? मीडिया ट्रायल का मतलब ये है कि मीडिया ही जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन हो जाती है, कि मीडिया तय कर लेती है कि इस इंसान ने वो गुनाह किया है या नहीं किया है। वही उनके वहां पे वो पैनल चैनल डिस्कशंस पे लोग आते हैं और वही सब डिस्कशन कर देते हैं, वही उस व्यक्ति का वो पोस्टमार्टम कर देते हैं और वो तय कर लेते हैं कि भाई इन्होंने गुनाह किया है या नहीं किया है। इसे हम मीडिया ट्रायल बोलते हैं। तो जजेस पे इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, असर नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो जिन्होंने पब्लिक लेक्चर्स में कहा है कि वो सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं। अच्छा। इसका कारण यह है कि वो न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं, देखिए न्यूज़पेपर में कई घटनाएं लिखी रहती है और वो आर्टिकल जो लिखते हैं उनका ओपिनियन होता है और अप्रत्यक्ष रूप से वो उनका ओपिनियन उस आर्टिकल में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कई सारे जजेस ऐसे हैं जो पेपर पढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दिन में आने वाले मामले, उनमें से अगर कोई एक मामला उनके सामने आ रहा हो तो वो जो आर्टिकल उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उससे वो प्रभावित हो। तो ऐसा है कि हमारी जुडिशियल सिस्टम बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बहुत ही अपने पैरों पर खड़ी है और ना ही मीडिया के प्रभाव में, ना किसी के अभाव में वो काम करते हैं। आप पॉलिटिशियन भी हैं और लॉयर भी हैं, कहाँ ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है? मैं कोई भी आंसर दूं मतलब वहां मैं पकड़ा ही जाऊंगा। ऐसा है कि झूठ बोलने का कोई ओकेजन आता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई काम दिल से करो, मैं जब वकालत करता हूँ तो बड़ी दिल से करता हूँ, और जब मैं राजनीति के माध्यम से समाज कारण करने का प्रयत्न करता हूं वो भी मैं बहुत दिल से करता हूं। तो कहीं झूठ बोलने की गुंजाइश पैदा ही नहीं होती है। और अगर आप दिल से कोई चीज करो तो स्वाभाविकपने लोगों को वो छूती भी है। और एक दिक्कत ऐसी है कि अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको याद रखना पड़ता है। अच्छा। और वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप सच को याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन झूठ को याद रखना पड़ता है। और अगर आप पब्लिक लाइफ में है, आप झूठ बोलोगे तो आप पकड़े जाओगे। बिल्कुल, झूठ तो बोलना पड़ता ही होगा कहीं ना कहीं। ऐसा है कि झूठ का भी एक स्तर होता है। कोई झूठ किसी के अच्छे के लिए है। अच्छा। जैसे आप झूठ बोल दो आपकी गर्लफ्रेंड के लिए, आप यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हो लेकिन आप बोल दो कि मैं कहीं बिजी हूँ, क्योंकि ये आपका पॉडकास्ट एक आपका पैशन है। तो कोई झूठ जो होता है वो ऐसा होता है कि वो किसी को हर्ट नहीं करता है, लेकिन किसी झूठ से अगर किसी इंसान की जिंदगी खराब हो रही हो तो वैसा झूठ तो किसी ने बोलना नहीं चाहिए। आप एक लीगल लेगेसी से आते हैं, हमारे बड़े जाने माने लॉयर हैं उज्ज्वल निगम साहब। तो आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपको लोग कोर्ट में या पॉलिटिक्स में एक आपके नाम से अनिकेत निगम से लोग ज्यादा जानते हैं, या फिर आप उज्ज्वल निगम साहब के बेटे के रूप में? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका बेटा हूँ, उज्ज्वल निगम जी का बेटा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, ये हर किसी के लिस्ट में नहीं आया है। तो ये तो मैं मतलब मैं इसको सौभाग्य भी मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये मुझे इंस्पायर भी करता है ये बात कि मैं उज्ज्वल निगम जी का लड़का हूँ। और मुझे ये इंस्पायर इसलिए करता है कि जो जिस लेवल पे जिस मुकाम पर मेरे पिताजी पहुंचे हैं, जिस मुकाम पर उन्होंने
देश की सेवा की है, वही इंस्पिरेशन लेकर के मैं भी देश के लिए काम करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, लोगों के यूटिलिटी में आऊं, इस तरह से काम करना चाहता हूँ। तो मैं उज्जवल निकम जी का बेटा हूं, ये मेरे गौरव की तो बात है ही है। लेकिन अगर आप प्रामाणिक रूप से और बड़े ही पारदर्शिता से काम करोगे तो लोग आपको आपके काम के लिए भी आप जाने जाओगे। बिल्कुल। कितना मायने रखता है अपनी खुद की काबिलियत, अपनी खुद की एक लेगेसी? आप इस लेगेसी को कायम रख पाएंगे या फिर आपको कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता होगा कि, या फिर इनसिक्योर फील होता होगा कि पापा की लेगेसी हम कैसे कायम? देखिए, अगर मैं आपको बोलूं मैं बिल्कुल इनसिक्योर फील नहीं करता तो ये झूठ रहेगा। और आपने पूछा आप झूठ बोलते हो क्या, मैंने कहा मैं जो बोलता हूँ मैं दिल से बोलता हूँ, तो मैं दिल से जवाब दूंगा। इनसिक्योर फील होना स्वाभाविक है, उसी के साथ साथ ये भी फील करना स्वाभाविक है कि मेरे पिताजी इतने बड़े शिखर पर पहुंच चुके हैं, क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा? स्वाभाविक है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जो जिन जिन के पिताजी बड़े रहे हैं उनको ये चैलेंज रहा ही है। तो ऐसा नहीं कि नहीं रहा है, लेकिन ये आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे लेते हो। आप अगर इसे एक प्रेशर की तौर से लोगे तो फिर आपको ये चीज हर समय बॉदर करती रहेगी, हर समय आपको ये प्रेशर करती रहेगी कि आप फलाना फलाना के लड़के हो और आपको बहुत काम करना है, और फिर प्रेशर में आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं स्कूल में था और जब मैं गांव में पढ़ रहा था, जलगांव हमारा गांव है, तो वहां ना एक प्ले था, एक नाटक था जहां मुझे परफॉर्म करना था और मुझे कुछ उस नाटक में कहना था, कुछ डायलॉग्स दिए गए थे। क्योंकि वो पब्लिक प्ले था तो मैं थोड़ा सा फ्रीज हो गया और मैं बोल नहीं पाया। तो जब रिहर्सल चल रही थी तो वो टीचर को, जो हमारे टीचर थे, उन्हें पता चल गया कि भाई ये नाटक के समय मतलब ये बोल नहीं पा रहा है, जो इनको लाइंस दी है ये फ्रीज हो रहे, तो इनको हम पेड़ की भूमिका दे देते। अच्छा। इनको हम पेड़ बना देते हैं। तो पेड़ की भूमिका उन्होंने मुझे दे दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके बंदा मतलब ये थोड़ा सा लाइन बोल नहीं पा रहा है, प्रेशर ले रहा है। और फिर टीचर ने मुझे उस समय कहा था, अनिकेत तुम पेड़ बन जाओ इस नाटक में, क्योंकि तुम पेड़ की भूमिका में अच्छा काम कर पाओगे, तुम्हें ऐसा मतलब स्टिल रहना है, स्तब्ध रहना है। तो मुझे लगा अरे वाह अच्छी बात है, मुझे स्तब्ध रहना है। टीचर को लगता है इसमें मेरे काबिल हूँ ऐसा। तो फिर मैंने वो नाटक जब फाइनल हुआ तो मैंने पेड़ की भूमिका की और मैं पेड़ की तरह स्तब्ध रहा। और फिर सब नाटक खत्म हुआ, सब लोग तालियां बजा रहे थे और सब जिन्होंने डायलॉग्स बोले उनको लोगों ने बहुत प्रशंसा की। फिर मुझे ध्यान में आया कि भैया अगर आप जिंदगी में प्रेशर लोगे तो पेड़ बन जाओगे। तो उस समय से मैंने तय कर लिया था प्रेशर नहीं लेना है। तो लेगेसी की जो आपने बात की थी, तो स्वाभाविक रूप से प्रेशर आना नेचुरल है, लेकिन वो प्रेशर को आप हैंडल कैसे करते हो ये आप पे निर्भर करता है। अगर वो प्रेशर को आप इंस्पिरेशन समझ के अगर आप काम करोगे तो फिर आप पे कभी प्रेशर नहीं आता। और उस वजह से मैं हर समय मेरे पिताजी से इंस्पायर ही होता हूँ और यही सोचता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और मैं उन्हीं का खून हूँ, मैं भी कर ही सकता हूँ। बिल्कुल। बड़े सारे फैमिली में देखा जाता है कि जो डैड होते हैं उनकी लेगेसी को बच्चे नहीं कायम कर पाते हैं। तो कभी कभी होता है कि कुछ लोग बहुत उससे कहीं ज़्यादा आगे लेके चले जाते हैं और कुछ लोग लेगेसी को नहीं पहुंचा पाते जहां उसको जाना चाहिए। तो इसलिए चलता रहता है सबका अपना। ऐसा है, जीवन संघर्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। और संघर्ष में ही जिंदगी का मुझे ऐसा लगता है कि ताजगी जो है जिंदगी की वो संघर्ष में ही है। तो संघर्ष से कभी हमने परे नहीं होना चाहिए, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जैसा आएगा वैसे देखेंगे। इंडिया में एक अच्छा लॉयर अफोर्ड करना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि लॉयरों में कंपटीशन है कि हम इतने फीस लेते हैं। तो आम इंसान की अगर कोई केस वेस है तो वो एक अच्छा लॉयर को अफोर्ड करना कितना मुश्किल हो गया। ऐसा है कि जो वरिष्ठ वकील होते हैं उनकी फीस ज्यादा तो होती है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे वरिष्ठ वकील ऐसे भी है जो बिना फी के कुछ केसेस चलाते हैं, जिन्हें हमें प्रो बोनो लीगल फाइट बोलते हैं, जहां वो उस व्यक्ति से, उस क्लाइंट से पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी वैसी फी बड़ी रहती है। तो आम इंसान को बड़े लॉयर अफोर्ड करना तो मुश्किल है ही। सच बात है, जो है वो है। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे युवा वकील ऐसे हैं जो बहुत ही कॉम्पिटेंट है, बहुत ही ठीक है, अनुभव नहीं होगा लेकिन उनके मन में जिद है और उनके पास कॉम्पिटेंस भी है। तो ऐसे वकील भी है जो भले ही उनका जो क्लाइंट वो ज्यादा फी ना दे, लेकिन वो लड़ते ऐसे हैं जैसे उनकी जिंदगी की वो आखिरी केस है। आपकी फीस क्या है? वो आपको पॉडकास्ट के बाद बताऊं। क्योंकि आप मेरा समय ले रहे हैं तो मैं आप पे बिल रेस करूंगा ना। क्यों आज के डेट में एक नॉर्मल इंसान गवर्नमेंट और सिस्टम के खिलाफ बोलने में डर फील करता रहता है? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता है कि नॉर्मल व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ व्यक्त होने में भयभीत है। इनफैक्ट अगर आप सोशल मीडिया देखोगे, जो आप तो बहुत एक्टिव हो, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को लिखते हैं, गवर्नमेंट के बारे में व्यक्त होते हैं। तो इस आज की तारीख में, और मैं प्रवक्ता हूं इस वजह से नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में कई सालों से अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने पर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर आप
जानबूझकर बिलो द बेल्ट क्रिटिसाइज करोगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी स्वाभाविक है। एक समय ऐसा था जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जब वो उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और कोई भी व्यक्ति अगर उनके खिलाफ फेसबुक या सोशल मीडिया पर कुछ लिखता तो तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होते थे और उनके अरेस्ट भी होता था। अच्छा। लेकिन आज की तारीख में जब देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और यहाँ पे हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, आप व्यक्ति हो सकते हो, आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जिसे बोलते हैं वो अलाउड है, वो परमिटेड है, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के नाम के अंदर अगर आप बेवजह बिलो द बेल्ट किसी पे टिक्का टिप्पणी करोगे तो वो भी स्वाभाविक से तरीके से कोई उसको ये नहीं करेगा। क्या पॉलिटिकल कनेक्शन होना किसी केस में किसी केस को अपने फेवर में करने में हेल्प करती है? बिल्कुल नहीं। ऐसा होता है तो सच बताइए। एकदम 100% सच बता रहा हूं मैं। ऐसा होता तो जिनकी गवर्नमेंट है, जो जिस किसी भी की गवर्नमेंट कभी रहेगी तो सारे जजमेंट, सारे मामले उन्हीं के फेवर में होने चाहिए, वैसा थोड़ी है। ऐसा है कि पॉलिटिकल कनेक्शन से जुडिशरी, जैसे मैंने कहा, जुडिशरी ना मीडिया से प्रभावित होती है, ना किसी के अभाव में, ना किसी के दबाव में काम करती है। हमारी जुडिशरी पूरे विश्व में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोत्तम जुडिशरी है, जो किसी के भी प्रेशर में कभी काम नहीं करती है। और अगर कोई न्यायाधीश या कोई जज अगर कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। अभी आपने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो कोई अगर उनकी सरकार के खिलाफ कोई एक वर्ड बोलता था तो तुरंत एफआईआर हो जाता है। तो मुझे आप ये बताइए कि ये सरकारें क्यों, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है तो लोग उस पे सरकारें उस पे एफआईआर कर देती है? क्या सरकार इस देश के लोगों की जुबान पे कंट्रोल करना चाहती है? बिल्कुल नहीं। आप किस सरकार की बात कर रहे हो? मैंने जब आपको सरकार का उदाहरण दिया तब मैंने वो सरकार का बताया जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जहां उद्धव ठाकरे मतलब शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी इनकी मिलीजुली सरकार थी। तब पूरी तरह से वो कंट्रोल करना चाहते थे, लोग क्या बयान करे, लोग सोशल मीडिया पर क्या लिखे, और उन्हें उस समय जब कभी कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कुछ उनके खिलाफ लिखता था तो तुरंत एफआईआर की कार्रवाई की जाती थी। लेकिन उनकी सरकार चली गई क्योंकि लोग भी उनसे नाराज थे और इस तरह से सरकार नहीं चलाई जाती। और जब अब देवेंद्र जी की सरकार महाराष्ट्र में है या फिर मोदी सरकार इस देश में है तो आप देखिए, लोग सोशल मीडिया पर आप जाओगे तो लोग बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के खिलाफ यहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर एफआईआर होते हैं। आप अगर एक्स पे जाओगे, जिसे ट्विटर कहा जाता था, वहां सरकार के खिलाफ भी लिखा जाता है, सरकार के हित में भी लिखा जाता है, सरकार की तरफ से भी लिखा जाता है, बाजू में जिसे हम बोलते हैं फेवरिंग गवर्नमेंट, वो भी लिखा जाता है। लेकिन जब तक ये फेयर क्रिटिसिज्म है, जब तक ये क्रिटिसिज्म डेमोक्रेटिक सेटअप के बाउंड्रीज में है, तो वो क्रिटिसिज्म के खिलाफ कोई एक्शन कभी कोई लेता भी नहीं और लिया भी नहीं जा रहा है यहाँ पे इस सरकार में। मैं स्पेसिफिक एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ जी। क्योंकि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक सरकार में देखा है, मैंने बहुत सारी सरकारों में देखा है कि कोई भी पब्लिक अगर कोई भी सरकार के ऊपर टिप्पणी करता है या क्रिटिसाइज करता है, अगर उसे नहीं एक्सपीरियंस, अगर उसका अच्छा नहीं है तो तुरंत एफआईआर हो जाता है, पुलिस उसे उठा ले जाती है। तो इसलिए सरकार हमारे देश के लोगों पे, उनकी जुबान पे कंट्रोल चाहती है। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है। नहीं, ऐसा है कि आप किस सरकार की बात कर रहे हो ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। हाँ। आपने जो सवाल पूछा कि सरकार क्या लोगों के जबान पर ताला लगाना चाहती है, आपका ये कंट्रोल चाहती है, और मैंने इस पे कोई जवाब दे दिया विदाउट आप क्लैरिफाइंग कि कौन सी सरकार है, तो इसका विपरीत अर्थ भी निकल सकता है। तो मैं वापस यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इस देश में है और इस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में है, तब लोगों को सारा स्वातंत्र्य इस सरकार ने दिया हुआ है। और आज की तारीख में भी लोग अपने जो मन में है, विचार है, जो भाव है, वो व्यक्त करते हैं। अगर एज आई सेड अर्लियर, इफ इट फ्लाउट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अगर वो संविधान के खिलाफ है, आप देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सभी को दिया है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, लेकिन आप उसका उल्लंघन करके अगर व्यक्त होना चाहोगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होना स्वाभाविक है। हिंदुस्तान में लॉ सबके लिए इक्वल है? बिल्कुल है। आपको लगता है अलग है? इनफैक्ट एक समय था जब हिंदुस्तान में कायदा अलग था, क्योंकि तब 370 चल रहा था, जहां देश में हमारे जेडीजी, हमारे देश में दो व्यवस्थाएं बन चुकी थी। कश्मीर की व्यवस्था अलग थी, कश्मीर के कानून अलग थे, और कश्मीर में आप जगह ले भी नहीं पाते थे आर्टिकल 370 की वजह से। ये मोदी जी की सरकार है और अमित शाह जी जैसा दृढ़ नेतृत्व है जिन्होंने 370 हटा करके इस देश को एक सूत्र में पिरोने का, एक सूत्र में लाने का काम किया है। आपको पता है कि एक समय था जब जनसंघ था, 1951 की बात कर रहा हूं मैं, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। क्योंकि 1951 में ऐसा हर्ष था, ऐसा माहौल था कि कश्मीर में, 1951 की बात कर रहा हूं मैं, वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था,
अच्छा। वहां के राज्यपाल को राष्ट्रपति कहा जाता था और वहां हमारा तिरंगा लहराया नहीं जाता था। और इस वजह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो देश निर्माण नहीं हो सकते। और वो फिर 1951 में कश्मीर में गए, वहां उन्होंने आंदोलन किया, फिर वहां उनको अरेस्ट किया गया और संशयास्पद रूप से उनका मृत्यु भी वहां हुआ। आपने जो सवाल किया था कि देश में लॉ इक्वल है क्या, तो देश में लॉ इक्वल है। और आगे चलकर मैं ये कहूंगा 370 हटा करके इस देश को एक सूत्र बांधने का काम हमारे एक दृढ़ नेतृत्व के जो गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह जी उन्होंने किया। अगर ऐसा है तो पब्लिक का परसेप्शन क्यों है कि पावरफुल लोग इजीली बच जाते हैं किसी भी केसेस से, किसी भी एक्सीडेंट से, किसी भी टाइप के क्राइम से? नहीं, किसने कहा? ऐसा है परसेप्शन है लोगों। देखिए परसेप्शन, देखिए आप अभी इन्फ्लुएंसर हो जी, जेडी, अभी जेडी अगर एक परसेप्शन बनाना चाहे उनके पॉडकास्ट से, तो कुछ लोग ये परसेप्शन को बाय कर भी लेंगे, लेकिन फिर उस परसेप्शन को थोड़ा सा लोगों के मन से निकालना, ये फिर हम जैसे लोगों का भी काम है। ये जो आप बोल रहे हैं कि लोगों का ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन बॉलीवुड में है या बॉलीवुड की मूवीज के माध्यम से आप पिक्चर में देखते हो कि भाई जो बड़ा आदमी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि पुणे के पोर्शे मामले जो था जी, जहाँ पे वो लड़के ने गाड़ी चलाई और 2 लोगों की मृत्यु हुई दुर्भाग्यपूर्ण से, तो उस पूरे सिस्टम, उस पूरे केस में जिन लोगों ने उस लड़के के ब्लड सैंपल्स चेंज करने में मदद की थी, जो ऐसा आरोप है प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई, वो जेल में भी गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अमीर हो तो आपके लिए कानून अलग है और जो गरीब है उनके लिए कानून अलग है। ऐसा है कि अमीर लोग बड़े वकील लगा सकते हैं और गरीब लोग शायद बड़े वकील ना लगा सके, ये तो फैक्ट है। तो ये परसेप्शन कहाँ से पैदा हुआ लोगों के दिमाग में कि अमीर लोग बड़े इजीली बच जाते हैं? नहीं, आप पता नहीं किन लोगों को मिल रहे हो जो आपको ये परसेप्शन बता रहे हैं। नहीं, मैं भी टीवी देखता हूँ। हाँ, ऐसा है कि अमीर, आप कितने सारे लोग देखोगे जो अमीर है जो जेल में है और उस वजह से तो बड़े लॉयर लगा पा रहे हैं, हायर कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमीर, हाँ एक आप कह सकते हो कि जिनके पास धन शक्ति है जी, वो कुछ चीजें जो है वो वहां पे शायद पुलिस स्टेशन हो या फिर लोकल उनका कोई नगर सेवक हो, उनके माध्यम से कुछ चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं है, हम रियलिस्टिक रहना चाहिए। लेकिन आखिर में मैं मानता हूं कि सच का विजय होता है। सच को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं। आप बीजेपी के प्रवक्ता है और हाई कोर्ट के लॉयर भी हैं, क्या आप कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फील होता है आपको कभी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्शियस क्लियर है और मैं जब कोई मामला लेता हूं तो वो मामला जब मैं लेता हूं तो मैं ये बिल्कुल जांच पड़ताल कर लेता हूं कि ये लीगली कैसा है, इसमें क्या मुद्दे हैं, और इस हिसाब से मैं वो वहां अपनी केस प्रेजेंट करता हूं। तो कॉन्फ्लिक्ट का कभी आज तक तो कभी गुंजाइश नहीं हुई। अगर कल आपको अपनी ही पार्टी के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग लीगल केस मिले, क्या आप उससे फाइट करोगे, डिफेंड करोगे? बड़ी तैयारी के साथ आए हो जेडी। देखिए ऐसा है, आपका सवाल है कि पार्टी के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग लीगल केस, हमारी पार्टी ऐसा काम करेगी नहीं कि उनके खिलाफ कोई लीगल केस खड़ी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, इस सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। और जो राष्ट्र के लिए काम करती है वो राष्ट्र हित के लिए काम करती है। ऐसे पार्टी को तो खुद महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आजकल लोग बोलते हैं गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करना बड़ा रिस्क हो गया है, तो आप एग्री करते हैं या फिर ये सिर्फ लोगों का एक गुस्सा है या लोगों का एक... अगर फिर एक बार प्रश्न है किस गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हो? अगर आप बात कर रहे हो तो आज हमारे देश में गिनी चुनी 2 ही तो गवर्नमेंट बनती है, एक एनडीए और इंडिया। तो एक कंसेप्ट ऐसा है, और मैं एक वकील के रूप से बात कर रहा हूं जी कि गवर्नमेंट कोई भी हो उन्हें थिक स्किन होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट है तो आपके खिलाफ लोग नाराजगी व्यक्त करेंगे, बिल्कुल, और ये स्वाभाविक है। और क्रिटिसाइज करना ये हर व्यक्ति का अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। लेकिन आप क्रिटिसाइज के माध्यम से, फॉर एग्जांपल जिसे हम अर्बन मेओइज्म कहते हैं, अर्बन नक्सलवाद, कि जैसे पूना में कुछ लोगों के यहाँ पे जो बड़े ही एजुकेटेड लोग हैं उन्हें उनके यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल जैसे मिले जहाँ वो लोगों के दिमाग भड़काना चाहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा, बोल के कि भाई ये गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, और आप उठाव लाना चाहते हो गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है। बिल्कुल, डेमोक्रेटिक सेटअप में you have every right to disagree with me, and the ability to disagree and to agree on this disagreement is democracy. जी, तो फिर इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट और तमाम लोगों पे एफआईआर क्यों बढ़ रहा है? ऐसा है कि इन्फ्लुएंसर्स क्या बोलते हैं उस कंटेक्स्ट में वो कंप्लेंट होती होगी जी। अगर आप इन्फ्लुएंसर का जो आपका प्लेटफॉर्म है उसका दुरुपयोग करोगे, फॉर एग्जांपल जेडी, अगर आप कल को चल के आपका ये जो प्लेटफॉर्म है इसका दुरुपयोग करोगे और आप कुछ गलत चीजें करना चाहोगे, कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीजें कर रहे हो आप, बिल्कुल कर रहे हो, या फिर
ऐसा ही कोई इन्फ्लुएंसर कर रहा होगा तो उसके खिलाफ तकरार एफआईआर तो होगी। एफआईआर होगी मतलब आप क्या बोलते हो, आप किस सेटअप में क्या कर रहे हो, इसमें वो डिपेंड करता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, इनफैक्ट मैं आपको तो ये कहूंगा कि एनडीए की सरकार पहली सरकार है जिन्होंने इन्फ्लुएंसर्स मीट किया, ऑर्गेनाइज किया था, बिल्कुल, जिन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड भी दिए थे और जिन्होंने इन्फ्लुएंसर्स का काम का प्रशंसा भी की। मोदी जी खुद उस कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने उनकी ताकत जो है सोसाइटी में, एक आप सोसाइटी को विचार देते हो, सोसाइटी के विचार को आप मोल्ड करने की ताकत रखते हो, ये अगर किसी नेता ने पहली बार बड़े प्लेटफॉर्म पर किया है तो ये मोदी जी ने किया है। जी, ये मैं मानता हूँ जी। लोगों का एक परसेप्शन है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट फ्रेंडली हो चुका है, आप मानते हैं? मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट फ्रेंडली हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप मीडिया चैनल्स देखोगे, रात के प्राइम टाइम डिबेट्स देखोगे तो बहुत सारे डिबेट्स हैं जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन उसी समय गवर्नमेंट की जो भूमिका है वो भी स्पष्ट रूप से रखने की ताकत गवर्नमेंट रखती भी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मीडिया फ्रेंडली जर्नलिस्ट है या फिर मीडिया फ्रेंडली मीडिया चैनल्स है। देखिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट पॉजिटिव काम कर रही है, तो फिर पॉजिटिव काम कर रही है और अगर लोग उसके बारे में पॉजिटिव चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मीडिया फ्रेंडली हो गए। अगर कोई मीडिया गवर्नमेंट की अच्छी नीतियों के बारे में अच्छा पॉजिटिव चीजें लिख रही है, बता रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव हो गई या वो फ्रेंडली है गवर्नमेंट से, वो उनका काम कर रही है। आप अगर हर रोज अगर आप ये चाहते हो कि नेगेटिव चीजें ही समाज माध्यम में आए, मीडिया में आए, न्यूज़पेपर हो या प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, तो नेगेटिव चीजें ही आए और नेगेटिव चीजें अगर आती है तो अच्छा है, लेकिन अगर पॉजिटिव चीजें आती है तो वो मीडिया चैनल गवर्नमेंट फ्रेंडली है, ऐसा थोड़ी होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं जो मानता हूं कि जितना किसी भी सरकार को लोग बुरा कहते हैं वो उतनी बुरी नहीं होती, और किसी भी सरकार को लोग जितना अच्छा कहते हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती। ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। आप बीजेपी के प्रवक्ता है, आपको कभी बुरा लगता है कि मीडिया को, अगर आजकल लोग बड़े सारे कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोग हैं कि मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं, आपको कभी बुरा फील होता है? नहीं, देखिए, ये जो लोग हैं ना जो मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं, ये क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई है, कुछ चीज है ही नहीं। बिल्कुल। एक समय था कांग्रेस में जब वो भ्रष्टाचार से विलीन थी, भ्रष्टाचार में विलीन थी, वहां बड़े बड़े घोटाले स्कैम हो रहे थे, कॉमनवेल्थ स्कैम, स्पेक्ट्रम स्कैम, फलाना स्कैम, ये स्कैम, कोल स्कैम। 2014 से जब से मोदी सरकार आई, एक भी स्कैम नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। अगर कुछ बोलने के लिए है ही नहीं तो क्या बोलेंगे? फिर वो ये गोदी मीडिया है, ये फलाना है, वो ऐसा है, ये फेक नैरेटिव जो उन्होंने 2024 के चुनाव में भी किया था, जहां कांग्रेस ने संविधान बदलने वाला है ऐसा फेक नैरेटिव चलाया था। हालांकि 2014 से भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत में रही है, लेकिन कभी भी संविधान को मरोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आजीवन किया नहीं है। इनफैक्ट संविधान की अगर अवहेलना किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है। 1975 में आपातकाल ला करके इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान पे ताला लगा दिया था। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब चुनाव लड़ते थे तो उनके खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा होता था और उन्हें गिराने का काम, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को वहां चुनाव में गिराने का काम कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस ने हर समय जब भी उन्हें एक अवसर मिला है तो संविधान की अवहेलना की है और संविधान को उन्होंने मरोड़ने का काम किया है। और इसके कंप्लीटली विरोध, कॉन्ट्ररी टू दिस, भारतीय जनता पार्टी ने हर समय संविधान को रिस्पेक्ट भी किया है। ट्रिपल तलाक जैसे कानून ला करके जो मुसलमान, जो हमारे जो बहनें हैं उन पे जो अत्याचार होते थे, उन अत्याचारों को खत्म करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मैं ये सोचता हूं और मैं ये कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि ये संविधान की चेष्टा हो रही है, तो संविधान को सही मायने में अगर कोई मानता है और सही मायने में कोई अगर उसकी इज्जत करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जी, आपसे ये सब क्वेश्चन पूछने में सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आप एक लॉयर भी हो और आप एक पॉलिटिशियन। एक आम इंसान और एक बड़े पॉलिटिशियन का केस सेम हो तो बराबर ट्रीटमेंट मिलता है, सेम ट्रीटमेंट मिलता है दोनों को? किस से? मेरे से? नहीं, जुडिशरी से, हमारे देश की न्यायपालिका। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे कहा कि हमारी न्यायालयीन व्यवस्था ये नहीं देखती कि उनके सामने कौन व्यक्ति खड़ा है, वो ये देखती है कि उन्होंने क्या कृत्य किया है, उनका गुनाह क्या है, उन्होंने ऐसा क्या चीज की जिस वजह से वो आज न्यायालय में आए हैं। अगर एक क्राइम अगर देखोगे तो क्राइम इट इज ऑलवेज द एक्यूज वर्सेस द स्टेट, क्योंकि इसमें विक्टिम पर्सनल नहीं होता, ये स्टेट भूमिका ले लेती है उस एक्यूज के खिलाफ मामला चलाने की। तो फिर वो एक्यूज कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, कानून और न्याय व्यवस्था ये नहीं देखती। आप खुद इन दोनों को सेम देखते हैं? बिल्कुल। आप ऐसा है कि मैं समझ लो, मैं तो बड़ा, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, बिल्कुल, जो गरीब है उस समय कम फील होगा, जो अमीर है उस समय ज्यादा फील होगा। ओके, पैसे के हिसाब से डिमांड। मतलब इसका कारण यह है कि
जो गरीब है, हर व्यक्ति, हर इंसान जो आर्थिक दृष्टया दुर्बल है, वो अच्छा लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैं खुद को एक अच्छा वकील समझता हूँ। तो मेरे सामने जब कोई पक्षकार आता है जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, तो मैं उसे बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां मैंने उनसे चार्ज भी नहीं किया, मैंने उनको मदद करने के रूप से उनके मामले वहां उच्च न्यायालय में हो या फिर सत्र न्यायालय, सेशंस कोर्ट जिसे बोलते हैं हम, वहां चलाए है। लेकिन फिर मैं वो रिकवर कर लेता हूँ फीस और क्लाइंट से। ओके। तो और भी सारे ऐसे भी लॉयर है कि जो क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटस देख के उनका फीस अप डाउन होता है? होता ही है, स्वाभाविक है। का तो होता है। नहीं, ऐसा है कि मेरा होता है, ऐसा मैंने आपको कहा है। और मैं अगर ये कहूँ कि मैं इतनी ही फीस चार्ज करता हूँ और इसके नीचे लेता ही नहीं, तो ये भी मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा जो टैलेंट है जी, मेरा टैलेंट का फिर जो समाज में जो पीड़ित है, वंचित है, गरीब है, उसको उसका फायदा नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा टैलेंट का फायदा उन्हें भी हो। और मैं नाम मात्र फीस भी बहुत सारे लोगों से लेता हूं जो नाम मात्र होती है, क्योंकि उन्हें ना लगे कि भाई मुफ्त में चल रहा है। तो यही तो एक अच्छे नेता की पहचान है कि जो गरीब है उससे कुछ ना लो, उसकी मदद कर दो। मैं समझता हूँ ये अच्छी व्यक्ति की पहचान है, अच्छे व्यक्ति की पहचान, और ये संस्कार की पहचान है। मेरे पिताजी ने हर समय कहा है, अनिकेत ऐसा है कि तू वकालत कर रहा है। अच्छा, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। हाँ, वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं क्योंकि मेरे पिताजी के मम्मी, मतलब मेरी दादी, चाहते थे कि मेरे पिताजी डॉक्टर बने। तो लेकिन वो डॉक्टर नहीं बने, वो वकील बन गए। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि दादी की जो इच्छा थी वो मैं पूर्ण करूं, लेकिन मैं भी मेरे पिताजी के जैसे ही हूं, तो मैंने भी मेरे दादी का नहीं माना और मैं भी वकील ही बन गया। तो जब मैं वकील बना तो मेरे पिताजी ने कहा कि अनिकेत, जिंदगी में जब तुम आगे बढ़ोगे, काम करोगे, तो हमारे जो बेसिक संस्कार है, हमारी जो नीति है, वो हर समय अच्छी और साफ रहनी चाहिए जी। हम पैसा कमाने के लिए इस क्षेत्र में नहीं आए, तो ये हमारी तीसरी पीढ़ी हम क्षेत्र में इसलिए आए कि लोगों को न्याय देने का काम और कार्य कर सके। आज की पॉलिटिक्स नैरेटिव ऑफ परसेप्शन का गेम बन चुका है। बिल्कुल बन चुका है। 2024 के चुनाव में क्या हुआ? जनवरी 2024 में हमारे मोदी जी, हमारे देश के कर्तव्यनिष्ठ पंतप्रधान मोदी जी ने राम मंदिर का वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई जी, जनवरी में हो, और अप्रैल मार्च से लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका था। पिछले 5 साल में 2019 से 24 तक मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे बड़े निर्णय लिए थे। ट्रिपल तलाक का हो, 370 का हो, या फिर नारी स्त्री शक्ति के लिए हो, और ये सारी योजनाएं देश के लोगों तक पहुंचाने के बावजूद एक फेक नैरेटिव कांग्रेस ने उस समय 2024 के चुनाव में चलाया था देश में, जहां उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत चाहती है क्योंकि उन्हें संविधान को बदलना है और ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, जो कंप्लीटली एक फेक नैरेटिव था। एक परसेप्शन वहां पे उन्होंने तैयार किया, और उस परसेप्शन को जमीनी स्तर पर ले जाने में कुछ हद तक वो यशस्वी भी रहे, और इस वजह से उनके 100 तक खासदार वहां चुन करके भी आए। तो उस वजह से परसेप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आपका काम साफ है और अच्छा है, तो ये परसेप्शन बहुत दिन भी नहीं चलता है। अगर लोग आपके बारे में, जेडी के बारे में बुरा परसेप्शन करना चाहे, तो वो 10 दिन तक उन्हें कामयाबी मिल सकती है, लेकिन 11वें दिन लोगों को पता चल जाएगा कि जेडी ऐसा इंसान नहीं है। तो परसेप्शन की जो आयु होता है वो मर्यादित होता है जी, लेकिन सच्चाई, सच और आपका कर्म, यही आपको आगे लेके जाता है, और यही झूठे परसेप्शन को भी नष्ट कर देता है। अपोजिशन का कहना था कि 2024 का जब लोकसभा इलेक्शन था, तो उसके पहले ही राम मंदिर का फैसला आना और मंदिर बनाना, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखना, ये हिंदू वोटरों को अट्रैक्ट करने की एक प्रोपेगेंडा थी। उनका अब कहना ही है, सच बात है ये? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सा इतिहास में अगर हम जाएंगे जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में, और 1989 में पालमपुर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में पहली बार ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ने यह स्टैंड लिया था कि हम राम मंदिर अयोध्या में ही बनाएंगे, जहां वो ढांचा था इलीगल स्ट्रक्चर। उसके बाद 1990 में राम रथ यात्रा निकली थी अडवाणी जी के नेतृत्व में, जो पूरे देश भर में चली थी, जो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली थी, जिस राम रथ यात्रा के माध्यम से देश को एकजुट करने का काम उस समय हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये राम मंदिर का स्थापना करना या उसका प्राण प्रतिष्ठा 2024 में करना ये उस चुनाव के लिए किया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे राम जी तो हमारी देश की संस्कार है, और ऐसा है कि मोदी जी ने उस समय जब 2024 में भी कहा था कि राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की सोच है, राम भारत का विश्वास है, राम भारत का आधार है।
राम भारत का विचार है जी। तो ये सब ऐसा है कि हम राम जी को मानने वाले लोग हैं और राम जी को लेकर के कोई भी राजनीति नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्य है विरोधी पक्ष का कि वो इस बारे में भी राजनीति लाना चाहते हैं जी। आपको अगर पता है कि जब अटल जी की सरकार थी तो उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में, संसद में कि आप हमसे लड़िए, एक दिन तो आपको हमसे लड़ना ही है, लेकिन राम जी से मत लड़िए नहीं तो निपट जाओगे। और कांग्रेस निपट रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। आज के टाइम में लॉयर बनना ज्यादा पावरफुल है या एक इन्फ्लुएंसर? लॉयर बनना बिल्कुल ज्यादा पावरफुल है और इन्फ्लुएंसर्स फिर लॉयर्स को बुलाते हैं पॉडकास्ट में। आपके करियर का सबसे शौकीन एक्साइटमेंट कोर्ट रूम मोमेंट? एक केस ऐसी थी, नासिक की थी, जहां उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई थी और पिछले 10 साल से वो जेल में ही था, नासिक जेल में। और उसके खिलाफ एलिगेशन ऐसे थे कि 2 लोगों की उन्होंने हत्या की। और ऐसा था कि वो बहुत ही गरीब था, वो रिक्शा चलाता था और उसकी माँ एज हो चुका था, बहुत बूढ़ी थी। तो उसके पास वकील देने के लिए भी पैसे नहीं था, 10 साल से अंदर था, घर में सिर्फ उसकी माँ और वो था। तो उसका जब मामला हाईकोर्ट में आया तो लीगल एड बोल के होता है, तो उस समय मैं हाईकोर्ट में बैठा हुआ था, मैं मेरे केस के लिए वेट कर रहा था, मेरा हियरिंग का टाइम आया। तो जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो थे, जज साहब, उन्होंने कहा, अरे मिस्टर निकम, क्योंकि ये व्यक्ति के पास कोई वकील नहीं है तो हम आपको एमिकस क्यूरी, यानी हम आप फ्रेंड ऑफ कोर्ट या फिर हम उनकी वकालत करने के लिए हम आपको अपॉइंट करते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जब कोर्ट सामने से आपको पूछ रहा है तो ये आपका सौभाग्य होता है। तो मैंने कहा बिल्कुल जज साहब, ये मेरा तो सौभाग्य है और मैं पूरी जी जान लगा के इसमें पढ़ाई करके आपके सामने आर्ग्यूमेंट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये डेथ सेंटेंस का मामला है, इस व्यक्ति को सजाए मौत सुनाई गई है और पिछले 10 साल से आदमी अंदर है, इसका परिवार का कोई भी नहीं है जो आपको इंस्ट्रक्ट कर पाए, बता पाए, इसकी सिर्फ एक माँ है। आप पेपर्स लीजिए, पढ़िए और अगले हफ्ते हम रखते हैं इस केस की सुनवाई। तो फिर मैंने वो पेपर ली, बहुत बड़ी चार्जशीट थी और थोड़ा सा पेचीदा वो केस था। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने रात भर वो पढ़ा और फिर मेरे को पता चला, यार ये इंसान के खिलाफ चार्जशीट जो पुलिस ने दाखिल की है, जो फाइल की, उसमें तो बहुत लूपहोल्स है और ऐसा तो दिखता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे वो केस थी और सर्कमस्टेंसेस ये दिखा नहीं रहे कि इसी ने वो खून किया होगा और इसमें बहुत सारा शॉर्टफॉल्स है प्रोसिक्यूशन स्टोरी में। और फिर मैंने वो केस अगले हफ्ते जब कोर्ट में खड़ी रही, मामला जब वो चला, सुनवाई में वो केस गई, तो मैंने कोर्ट में आर्ग्यू किया और पूरे 2 दिन वो मामला चला हाई कोर्ट में, 2 दिन डेथ सेंटेंस का। और जेडी ऐसा होता है कि डेथ सेंटेंस नॉर्मली कन्वर्ट होता है लाइफ में और मैंने कोशिश ये की थी कि ये डेथ को एक्विटल में कन्वर्ट किया जाए, पूरी तरह से निर्दोष उसे सिद्ध किया जाए। तो 2 दिन तक मैंने वो मामला आर्ग्यूमेंट किया और मैंने बहुत सारे मुद्दे कोर्ट के सामने रखे कि जो पुलिस ने जो कोई भी गवाहों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और जो कोर्ट में गवाह पेश हुए थे उनके एविडेंस में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन था और जो लिंक ऑफ सर्कमस्टेंसेस है, जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस है, वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो कोर्ट के सामने जब मैंने विस्तृत रूप से रखा, 2 दिन मैंने आर्गुमेंट कर करके, और फिर कोर्ट ने उसको फाइनल जजमेंट के लिए क्लोज कर दिया। फिर जब वो फाइनल जजमेंट के लिए 1 हफ्ते बाद अगले हफ्ते रखा तो मुझे प्रश्न था कि क्या होगा, मैंने तो पूरी ताकत लगाई है। और ऐसा होता है ना कि बड़ी आशा होती है। वो आरोपी जो था, जो मुजरिम था, उसे नासिक जेल से, सिस्टम ऐसा होता है जब आपके खिलाफ डेथ सेंटेंस की होता है और जब सुनवाई केस की होती है तो आपको वहां वो हाजिर करते, लाते कोर्ट में, तो उसे नासिक से लाया जाता था उस समय। और वो बड़ी आकांक्षा और अपेक्षा से मेरी तरफ देखता था कि कुछ तो कीजिए, मुझे निकालिए, मैं बुरी तरह से और गलत तरीके से इसमें फंस गया हूँ और किसी वजह से, मतलब मुझे जानबूझ के फंसाया गया है। तो उसकी बहुत अपेक्षा थी और मुझे भी बहुत तब प्रेशर भी था कि मैं एक व्यक्ति को जिसे सजाए मौत सुनवाई गई है और जिसका एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट क्राइम में दिख भी नहीं रहा है, लेकिन उसके सजा हो चुकी है, तो बड़ा मॉरल प्रेशर भी था। तो ये जब जजमेंट आया तो कोर्ट ने मेरे सारे बहस और दलीलों को स्वीकारते हुए उसे बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत सारे आरोपों से उसे निर्दोष बरी कर दिया। तो वो इतना खुश हो गया, उसकी माँ इतनी रोई और आज भी वो व्यक्ति रिक्शा चलाता है, मुझे दिवाली में या फिर कभी आके मिलता है और अच्छा जीवन वो जी रहा है। और आज भी जब उसकी माँ मुझे मिलती है तो बहुत रोती है कि 10 साल उसका बेटा अंदर रहा और हालांकि उसने वो कुछ किया नहीं था, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ ये मुकदमा चला और सब हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा बड़ा इम्पोर्टेंट मैं इस चीज को मानता हूँ कि मैं किसी व्यक्ति की जिंदगी बचा पाया। ऐसा है कि मुझे पूरी हमदर्दी है उन लोगों से जिनकी उस मामले में मृत्यु हुई थी, जिनका खून हुआ था, लेकिन आज तक एक्चुअल एसेलेंट्स कौन थे पता ही नहीं चला। अगर आप उस केस को नहीं डिफेंड करते, अगर आप उस केस को नहीं लड़ते फिर से, तो उसको फांसी मिल जाती। बिल्कुल। तो कानून अंधा है मतलब?
नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं डिफेंड नहीं करता, कोई और डिफेंड कर लेता, शायद वही क्या पता उसकी का एबिलिटी इतनी नहीं अच्छी हो। देखिए, मैं किसी के एबिलिटी पर नहीं बोलूंगा, लेकिन कानून अंधा तो होता ही है ना, क्योंकि कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। लेकिन क्या होता है, देखिए हमारे सिस्टम में इस वजह से 3 टायर सिस्टम है, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी और फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर लोअर जुडिशरी फॉर एनी रीजंस अगर वो किसी को सजा सुनाती है तो हाई कोर्ट में उसको दलील करने की उसके पास मुबा होती है जी। फिर सुप्रीम भी जा सकते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ पे 3 टायर सिस्टम है, ताकि किसी भी निर्दोष को गलती से सजा ना। सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसको फांसी की सजा दे दी गई थी और फिर वो एकदम बाइज्जत बरी हो गया। तो इसमें आपको डिफरेंस नहीं दिखता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस था इस केस में? नहीं, देखिए ऐसा है कि उसी वजह से जैसे मैंने कहा कि हमारी सिस्टम में वो चेक्स एंड बैलेंसेस है कि एक जज ने, देखिए जज भी इंसान होते हैं, बिल्कुल। अगर उन्हें ऐसा लगा, जो सेशंस जज थे जिन्होंने उसे वो सजा सुनाई कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि इसे फांसी की सजा देनी चाहिए, तो उन्होंने उसे दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फांसी पे चढ़ गया। तो हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं और कानून ऐसा कहता है किसी को फांसी की सजा होती है तो ऑटोमेटिकली हाईकोर्ट से कंफर्म होना जरूरी है। वो कंफर्मेशन के लिए जाता ही है और हाईकोर्ट में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ज्यादा विजडम उनके पास होता है, ऐसा एक सिस्टम है हमारा। आपने तो बहुत सारे केसेस देखे हैं जो फांसी की सजा दी गई हो, तो आप कभी ऐसे मुलजिम से मिले जिसको फांसी की सजा दी गई हो, फिर उसकी आंखों में आपने कभी देखा, क्या क्या दिखता है उन लोगों को? उनको तो यही पता होगा ना कि मुझे कुछ दिन में फांसी दे दी जाएगी। ऐसा है, वो ह्यूमन टेंडेंसी है, आपके स्वभाव पर आधारित करता है। कोई कोई गुनहगार इतने बेखौफ होते हैं कि उन्हें फांसी की सजा सुनाओ या कोई और सजा सुनाओ, उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती है। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, रोते हैं। तो क्योंकि ये ह्यूमन इमोशन से संबंधित है, तो वो व्यक्ति कैसा है, उसका मेक कैसा है, उस पर वो आधारित है कि वो रिएक्ट कैसा होगा। तो मैंने बड़े सारे आरोपियों में देखा है कि वो रोते हैं, बड़े सारे आरोपी गुस्सा करते हैं, बड़े सारे आरोपी व्यक्त ही नहीं होते हैं। आपके पिताजी ने अजमल कसाब को फांसी दिलवाई थी, आप कभी सामना हुआ था अजमल कसाब से? सामना मतलब मैं तो तब अमेरिका से मैं आया था और कसाब का केस मामला शुरू हुआ था, तो मैं मेरे पिताजी के साथ कोर्ट में जाता था, उनके साथ मैं उनको असिस्ट भी करने की कोशिश तब कर भी रहा था। और कसाब जैसे जहां आप बैठे हो और यहाँ मैं, इतना ही अंतर हमारा होता था। वो कटघरे में बैठा रहता था और मैंने कसाब की बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी और मुझे आज भी याद है, बड़ा ही मंजा हुआ खिलाड़ी था वो। अच्छा। मतलब उसे ट्रेनिंग दी गई थी वहां पे टेरर आउटफिट्स ने कि आपको कोर्ट में अगर आप पकड़े जाते हो तो कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है। जानबूझ के वो मासूम चेहरा रखता था, तो क्योंकि ये बहुत ही शातिर लोग होते हैं, तो इन्हें पता रहता है कि कैसे हमने रिएक्ट करना है, कैसा चेहरे पर स्माइल रखनी है, नहीं रखनी है। तो पूरी ट्रेनिंग के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। कभी उसको रिग्रेट फील हुआ आपने इतने बार देखा तो कि मैंने गलत किया? ऐसा है क्योंकि वो ट्रेंड था, तो वो कहना मुश्किल है। वो जानबूझ के फेक भी करता था, नहीं वो जानबूझ के रोता था, जानबूझ के हंसता था, बहुत सारी चीजें। क्या आप नेपोटिज्म में विश्वास करते हो? देखिए, नेपोटिज्म है, मैं बोलूंगा नेपोटिज्म नहीं है तो ये झूठ। नेपोटिज्म आपको इंट्रोडक्शन देगा और आपको इनिशियल माइलेज देगा, क्योंकि मेरे पिताजी लॉ फील्ड में नामांकित है, प्रसिद्ध है, एंट्री मुझे मिलना इजी था। लेकिन एक समझिए आप, मेरे पिताजी आजीवन सरकार के मामले उन्होंने चलाए, सरकारी वकील रहे, उनके कोई प्राइवेट क्लाइंट नहीं रहे, और मैं आजीवन प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा कोई सरकारी क्लाइंट नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि मेरे पिताजी वरिष्ठ वकील है तो उनके क्लाइंट्स मुझे ऑटोमेटिकली मिल गए। नाम का फायदा होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपके मेरिट पे डिपेंड करता है कि आप उस प्लेटफॉर्म को कितना आगे लेके जाओगे। आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन अगर आप में मेरिट ही नहीं है तो आप आगे तक नहीं जा पाओगे, आप गिर जाओगे। और इतने कितने सारे एग्जांपल्स है, बॉलीवुड में देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो, या किसी इंडस्ट्री में देख लो। अगर आपको एंट्री मिल जाएगी, बड़ी सही अच्छी एंट्री मिल जाएगी, लेकिन अगर आप में वो मेरिट ही नहीं है, आप में वो चमक ही नहीं है, आप में वो फायर ही नहीं है, आप में वो आगे नहीं है, तो आप आगे नहीं जा पाओगे। उस चीज को आप मेंटेन नहीं। बिल्कुल। मुझे मेरे पिताजी की वजह से शुरुआत में एंट्री मिली, ऐसा भी हम समझे। और किसी भी वरिष्ठ वकील के वकील बेटे को एंट्री मिली, बेटी को एंट्री मिली, उसे 5 केसेस उनके पिताजी की वजह से मिलेंगे, लेकिन 6वीं केस उनकी मेरिट की वजह से आई। बिल्कुल। आपके डैड अगर इतने बड़े लॉयर नहीं होते टॉप के, तो शायद आपको भी पता है कि आप इतने हाई प्रोफाइल केसेस नहीं लड़ पाते। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। देखिए, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े वकील हैं उस वजह से मेरे पास ये बड़े केसेस आए, ऐसा नहीं है। मेरे पास जो केसेस आते गए, क्योंकि मैंने एक केस जीती
और जो केस जीती वो उस क्लाइंट ने और 4 जगह जाके बोला होगा। और एक ऐसा होता है कि लॉ में आपका वर्ड ऑफ माउथ से होता है जी। कि अगर आप में मेरिट है तो लोगों के बीच में वो चर्चा होगी और लोग उस वजह से आपके पास आएंगे। वो लोग इस वजह से आपके पास नहीं आएंगे कि आप फलाना फलाना के बेटे हो तो आपको वो केस दी जाए, वैसा नहीं होता है। वैसा केस और बड़े लोग तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते, क्योंकि बड़े लोग ये ऐसा है कि केस पेचीदा काम होता है। पिताजी आपके बड़े उस वजह से केस दे तो ऐसा थोड़ी होता है। सही बात। आपके डैड ने अजमल कसाब वाला केस लड़ा, 93 बम ब्लास्ट का केस लड़े, बड़े सारे टेररिस्ट केस उन्होंने लड़े और कई सारे लोगों को उन्होंने फांसी भी दिलाई। तो एक क्रिमिनल जब अरेस्ट होता है, पकड़ा जाता है, और वो वहां से लेकर के फांसी तक का एक प्रोसेस क्या होता है, एक कोर्ट में केस चलना। और हमारे देश में बड़े सारे ह्यूमन राइट्स के लोग भी हैं, दुश्मन प्रेमी कह लीजिए आप, उससे कुछ भी कह लीजिए। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि ट्रायल में एक व्यक्ति को जब एक कोई गुनाह करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है जी। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट होती है, चार्जशीट के बाद वो केस खड़ी रहती है, फिर गवाह आते हैं, गवाह साक्ष्य देते हैं, एविडेंस होता है, और फिर उसके खिलाफ एविडेंस आने पर कोर्ट तय करता है इन्होंने ये गुनाह किया है या नहीं किया है। और फिर अगर खून किया होगा तो फिर उन्हें फांसी या आउम्र जन्म कैद ऐसी सजा होती है। तो ये तो प्रक्रिया होती है। तो ह्यूमन राइट्स वाले तो कहते ही हैं कि भाई इन्हें फांसी मत दो, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, उन्हें ये मत करो, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो माइनर है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे उनकी सोच होती है, लेकिन कानून कायदे से चलता है, कानून संविधान से चलता है, कानून सेंटिमेंट्स और इमोशन से नहीं चलता है। अजमल कसाब का केस हुआ था, उसको लोगों को मारते हुए पूरी दुनिया ने उसको देखा, कैमरे पे भी देखा गया, सबने देखा कि वो लोगों की कत्लेआम मचा रहा है। तो उसके लिए केस क्यों चला? वो तो डायरेक्ट उसको फांसी दे दी जानी चाहिए थी। इतना लंबा प्रोसेस क्यों चला? लंबा कहाँ चला? ऐसा है कि 9-10 महीने में वो केस खत्म हुआ। हजारों पन्नों की चार्जशीट थी जी, कई इन हंड्रेड्स विटनेसेस थे। अच्छा, आप ये कहते हो क्यों जरूरत क्यों थी? सिर्फ कसाब को फांसी दिलाना ये इरादा नहीं था। कसाब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान ये टेरर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, ये पूरे विश्व के सामने लाना जरूरी था। अगर आप कसाब का जजमेंट पढ़ोगे तो उसमें सारा मॉड्यूल, टेरर मॉड्यूल पाकिस्तान से कैसा होता है, कैसा पाकिस्तान के लोग वहां टेररिस्ट को तैयार करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, भारत में बेचते हैं, वो सारा आया है। तो ये सब एविडेंस लाना जरूरी था, और इस वजह से ये मामला चलना भी जरूरी था। और ऐसा है कि हमारे यहाँ पे ये ओपन ट्रायल चला था, मतलब पूरे देश और विश्व की मीडिया उस केस को देखने और चलाने सुनने आती थी। क्लोज बंद दरवाजे में केस नहीं चली थी, सारी मीडिया को वहां पे आने का पूरी इजाजत थी, और पूरी ट्रांसपेरेंसी से वो केस चला। आपके डैड 2024 के लोकसभा के कैंडिडेट थे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से। आप मुंबई को इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स कैसे देखते हैं? मुंबई में इलीगल इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए, तो इसे आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी समस्या है जी, और मुझे ऐसा लगता है, अब मैं थोड़ा सा विस्तृत में बताना। हाँ बिल्कुल। पूरे विश्व में भारत सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मेजोरिटी में है, जहाँ हिंदुत्व या धर्म मेजोरिटी में है। यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर अन्य देश हो, उन्हें ये पसंद नहीं आता है कि भारत में आज भी हिंदुत्व और हिंदू मेजोरिटी है, उस विचारधारा के लोगों का प्राबल्य है। तो इस वजह से सोरोस और कई अन्य लोग बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करते हैं थिंक टैंक खड़े करने के लिए कि भारत को कैसा तोड़ा जाए। अच्छा। और उसमें से एक ये है लीगल इमिग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इस्लाम मानने वाले लोग, उन लोगों को पश्चिम बंगाल के बाउंड्री के माध्यम से पेनिट्रेट किया जाता है। मतलब आप देखोगे पश्चिम बंगाल में इतने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल के जो बॉर्डर के सिटीज है, मालदा जैसे हो गया, वहां पे बांग्लादेशी आते हैं, रहते हैं। अच्छा, वहां रहने के बाद कुछ दिन वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, हमारी संस्कृति समझने की कोशिश करते हैं, हमारी बोली भाषा कैसी है वो समझने की कोशिश करते हैं, वहां वो ट्रेन होते हैं, और फिर वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बैंगलोर चले गए, दिल्ली चले गए, मुंबई आ गए, पुणे आ गए। मुंबई में भी उत्तर मध्य मुंबई, जहां से मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे, फिर बांद्रा ईस्ट हो, कलीना हो, कुर्ला हो, चांदिवली हो, या फिर मालवनी एरिया हो मुंबई में, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर ये इलीगल इमिग्रेंट्स है, अवैध घुसपैठ है। और ये क्या करते हैं, ये लैंड जिहाद करते। मतलब आपने लव जिहाद सुना है? अरे बिल्कुल सुना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि इन जिहादियों के जिहाद करने के तरीके हैं। लव जिहाद एक जिहाद का स्वरूप हो गया, उसी के साथ लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक जिहाद और कन्वर्जन जिहाद। अच्छा। अभी लैंड जिहाद ये है कि जो ये अवैध घुसपैठ आते हैं
पश्चिम बंगाल से मुंबई में आ गए, बांद्रा ईस्ट में रहने लग गए, तो ये लोकल कॉर्पोरेटर को पकड़ लेते हैं। लोकल कॉर्पोरेटर फिर उनको क्योंकि वोट बैंक उसकी तैयार हो रही है, तो फिर लोकल कॉर्पोरेटर भी उन्हें मदद कर लेता है। और मैंने तो कई सारे ऐसे हिंदुओं को देखे हैं जो बिना सोचे समझे इन अवैध घुसपैठियों को आधार कार्ड देने में मदद करते हैं। और कई केसेस हाईकोर्ट में भी आए हैं जहां चार्जशीट में ये पता चला है कि जो ये अवैध घुसपैठ है जिनको आधार कार्ड मिले वो कुछ हिंदुओं ने ही देके दिए और उन्हें डिस्काउंट ऑफर भी कर दिए कि आपको और कुछ लोग आपके जैसे लेके आइए, हम आपको डिस्काउंटेड रेट में आधार कार्ड बनवा के देंगे। तो उनके खिलाफ मामले भी चले। तो थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान वो कर रहे हैं, उन्हें ध्यान में नहीं आता। तो ये अवैध घुसपैठ आ जाते हैं, इलीगल तरीके से उन्हें आधार कार्ड मिल जाता है। आधार कार्ड मिल गया कि वो उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन के आजू बाजू का परिसर जो होता है वो कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, वहां पे वो कब्जा कर ली, उन्होंने झोपड़ी बांधी, फिर वो कहाँ काम करने लग जाते हैं, वो किसी बिल्डर के यहाँ वॉचमैन, फिर जोमेटो, फिर वो जो ये ऑनलाइन ऐप से वहां वो डिलीवरी बॉय के रूप से काम करने लग जाते हैं। आधार कार्ड मिल जाता है, जगह उनकी बन जाती है। क्योंकि वो आधार कार्ड मिलने पर उनके पास वोटिंग अधिकार भी आ सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो लैंड जिहाद यानी क्या, पहले जगह का कब्जा लो इलीगल तरीके से। आप जगह का कब्जा ले लिया, आपने वहां के कॉर्पोरेटर को मैनेज कर लिया, तो कॉर्पोरेटर आपको वोट बैंक की तरफ से देखता है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। फिर वो जगह का कब्जा करते हैं, फिर वो करते हैं डेमोग्राफिक जिहाद। डेमोग्राफिक जिहाद मतलब क्या होता है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ऐसा है कि पीएफआई नाम की एक इलीगल संस्था है जिसे बैन कर दिया है होम मिनिस्ट्री ने। उनके मालेगांव के ऑफिस में एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट मिला जिसमें ये लिखा था कि 2047 तक हमें भारत को इस्लामिक स्टेट में कैसा कन्वर्ट करे, ये उनका पूरा प्लान है। और ये उर्दू में लिखा हुआ है, जिन्होंने पुलिस में इसको ट्रांसलेट किया। उनका बेल मैटर हाईकोर्ट में जब आया था तब हाईकोर्ट ने उनका बेल रिजेक्ट करते हुए उस पे बहुत विवेचन किया है, लिखा है कि ऐसा ये विजन 2047 उनका जो डॉक्यूमेंट है, जो चाहते हैं कि भारत को, हमारे हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करे। और ये जिहादी मानसिकता कितनी भयानक है। तो ये जो अवैध घुसपैठ है ये बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जो हिंदुस्तानी है, जो मुंबईकर है, जो आम जनता है इस देश की, उन्होंने बहुत ही आंख खोल करके और कान खोल करके देखना चाहिए। अगर आपको पता चलता है कि ये अवैध घुसपैठ है तो आपने तुरंत इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए। आप बहुत बार देखोगे रिक्शा चला रहे हो, वो नाम बताता है प्रकाश, और लेकिन जब आपको वो उसका स्कैनर देता है तो वो जाता है पैसा किसी मोहम्मद असुद्दीन। तब आपको चलता है कि ये फॉल्स आइडेंटिटी लेके चल रहा है, इसका आधार कार्ड भी बोगस है। और ये सिर्फ रिक्शा तक सीमित नहीं है, ये रेस्टोरेंट में है, जेडी, ये भाजी जो बिकता है, जो फल विक्रेता है वो है, ये हिंदू नाम लेकर के इलीगल घुसपैठ होते हैं, अवैध घुसपैठ होते हैं जो हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं। तो ये लोकल कारपोरेट या लोकल पॉलिटिशियन थोड़े से वोट बैंक के चक्कर में इन्हें सिटीजनशिप क्यों ऑफर कर देती है? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, अभी मालवनी जैसे एरिया में भी देखिए ऐसे बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स पाए गए हैं। और इसी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा ड्राइव अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कर रही है। इसी वजह से तो एसआईआर की जो मुहिम है बहुत जरूरी है। आ रहे हैं आप एसआईआर पे भी सर, कि ये जो अवैध घुसपैठ है जेदी जी, ये लोकल कॉर्पोरेटर जो आप बोल रहे हो, ये चंद नुनंदा वोट्स के लिए पूरी सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। और उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें ये पता नहीं चलता है कि इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। आप हमारे देश को कमकुवत करने की कोशिश कर रहे हो। तो जिस एरिया में वो इमिग्रेंट्स आते हैं, उस एरिया के लोकल जो पॉलिटिशियन है, चाहे कॉर्पोरेटर है, जो भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसा है कि सामने प्रूफ आना भी जरूरी है। तो आपकी जैसा ही प्रूफ मिलता है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी मैंने जैसे कहा, जिन हिंदू लोगों ने आधार कार्ड मिलवाने की मदद की थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए ना। क्या लव जिहाद सच में होता है? लव जिहाद की डेफिनेशन क्या है, पहले मुझे ये जानना है। लव जिहाद हकीकत है और ये सोची समझी साजिश है। ओके। और बहुत बड़े पैमाने पर ये हो रही है और मैंने खुद इसके मामले भी चलाए हैं। लव जिहाद की डेफिनेशन तो बहुत स्वाभाविक है कि अगर आप किसी व्यक्ति को जानबूझ के धर्म उसका बदलने में उसे फोर्स करते हो, मिसगाइड करते हो, प्रेरित करते हो। और केरला स्टोरी तो आपने देखी होगी जहां सविस्तर रूप से बताया गया है। तो लव जिहाद तो लोगों को पता है क्या है, लव जिहाद लोगों को पता है, लेकिन ये क्यों होता है? तो ये जैसे मैंने पहले कहा, लव जिहाद के माध्यम से कन्वर्जन जिहाद। कन्वर्जन जिहाद मतलब क्या? तो कोई मुस्लिम लड़का, जो केसेस हुए हैं वो मैं बोलूं, जानबूझ के हिंदू लड़की को उसे प्यार में वो मजबूर कर देता है और फिर उसे कन्वर्ट करने को भी मजबूर कर देता है। और फिर ये हमारी हिंदू लड़कियां विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस कन्वर्ट भी हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा।
एक गांव है, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, मेरे परिचित लोग हैं वहां रहते हैं। उनकी एक 18-19 साल की लड़की थी जो पढ़ने पुणे गई थी, और फिर छुट्टियों में वो घर आई वापस। और उसके माता पिता ने देखा कि ये छुट्टियों में घर आई है, लेकिन दिन में 5 बार वो रूम में चली जाती है और रूम बंद कर देती है, जवाब नहीं देती है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। जैसे 2-3 दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर एक बार क्या किया उन्होंने, उसका जो लॉक था, उसकी चाबी रहती है ना बाहर से, जी, तो उसने अंदर से लॉक लगाई थी, वैसे ही चली गई दोपहर के समय, उन्होंने वो चाबी से खोल दिया और देखा तो नमाज पढ़ रही थी। क्या बात है, क्या बात, शॉक हो गया, एकदम शॉक हो गए। हिंदू लड़की और अनमैरिड थी ना उस टाइम, पढ़ रही थी। तो माँ बाप ने उससे पूछा कि बेटा ये क्या है? तो फिर उसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, XYZ उसका नाम है। उसने कहा कि इस्लाम में तुमने कन्वर्ट होना चाहिए, इस्लाम स्वीकारना चाहिए, और जो कुछ कहना था वहां कहा। और उसकी इस्लाम के प्रति श्रद्धा बढ़ चुकी थी, और उस वजह से वो नमाज पढ़ने लगी। तो फिर उसके माँ बाप ने उसका काउंसलिंग किया, उसको वहां से बाहर निकाला, लेकिन वो तो बच गई। ऐसी अगणित हमारी बहनें हैं जो इस चक्कर में फंस जाती है और जिन्हें पता नहीं चलता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इस वजह से लैंड जिहाद के माध्यम से अवैध घुसपैठ हमारे देश में आ रहे हैं जी। फिर वो वोट जिहाद करते हैं, क्योंकि उनको लैंड मिल गई, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, उनको आधार कार्ड मिल गया, वो वोट कर सकते हैं, वोट जिहाद कर लिया। फिर वोट जिहाद के माध्यम से रिलीजन कन्वर्जन जिहाद, लव जिहाद। तो ये सारे जो जिहाद के उनके जो हथकंडे हैं, वो ये चाहते हैं कि इस देश को किसी भी तरह इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक भारत में एक भी हिंदू जीवित है, तब तक भारत इस्लामिक स्टेट में कभी रूपांतरित नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। हिंदू का मतलब आपके लिए क्या है? देखिए, हिंदू को किसी व्याख्या में या शब्दों में व्यक्त होना मुश्किल है। हिंदू मैं समझता हूं एक स्वभाव है, एक विचार है जी, एक सोच है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे देश को एक सूत्र में रखने की संवेदना और विचार अपने हृदय में रखता है, संकल्प रखता है, वो हिंदू। वाह, क्या बात है। जो कर्म को सच मानता है वो हिंदू है। जो वासुदेव कुटुंबकम को समझता है, अपनाता है, वो हिंदू है। और जो हर समय देश के प्रति राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, इस भावना को लेकर के काम करता है, किसी भी क्षेत्र में हो, जो देश को समर्पित रूप से देश के लिए जिसकी भावना है, वो मेरे लिए हिंदू है। और जब मैं ये कहता हूं, ऐसा है कि मैं सावरकर जी को बहुत मानता हूं। अच्छा। 14 साल कारावास में काटने के बावजूद जब वो बाहर निकले 1924 में यरवड़ा जेल से, और जब उन्हें बहुत सारे कंडीशंस उन पे लगाए गए उस समय ब्रिटिश सरकार ने, उन्हें कहा गया आप रत्नागिरी में ही रहिए, रत्नागिरी छोड़िए मत, आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते, पॉलिटिकल आप कहीं स्पीच नहीं दे पाओगे। बहुत ही उत्कृष्ट ऐसे वक्ता वो थे। जब वो बाहर आए सावरकर जी, पहला काम उन्होंने ये किया, हिंदुओं को संगठित करना। 1924 की बात है, थोड़ा सा इतिहास में हम जा रहे हैं। जी जी। हिंदू बच चुके थे, ये मराठा है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, हिंदू बोल के वो साथ में नहीं थे। तो सावरकर जी का ये कहना था कि हिंदू बोल के हमने देश में संगठित होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है जी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य प्रस्तापित किया वो हिंदवी स्वराज्य था, जहां सारे लोगों को स्थान था, लेकिन वो हिंदवी स्वराज्य था। और वही संकल्पना सावरकर की भी थी, सावरकर जी की भी थी, कि वो देश में सारे हिंदुओं को संगठित करना चाहते थे। अगर मैं इस साइड नहीं बैठा होता तो शायद मैं क्लैपिंग जरूर करता। आपकी, हमारे देश की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस वीर सावरकर जी को क्यों कहती है कि वो अंग्रेजों के सामने झुक गए? क्यों कहती है कि उनके सामने वो माफी लिख करके एक लेटर में भेजे? क्यों कहती है? ऐसा है, सावरकर जी को समझने की ताकत कांग्रेस में है ही नहीं। अच्छा। सावरकर जी का नेतृत्व और सावरकर जी का कर्तृत्व इतना ऊंचा और बड़ा था कि कांग्रेस ना उन्हें कभी समझ पाई और ना कांग्रेस उन्हें कभी समझ पाएगी। जब 14 साल का कारावास उनका हो चुका था, उनके मन में विचार यही था कि मैं अंदर रह के इस देश का कोई मैं फायदा नहीं कर पाऊंगा, इस देश के लिए उपयुक्त नहीं रह पाऊंगा, लेकिन अगर मैं बाहर आऊं तो मैं देश की सेवा कर पाऊंगा, माँ भारती के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। और उस वजह से वो उस समय जेल के बाहर आए, और जो उनके ऊपर शर्तें लगाई थी वो उन्होंने स्वीकारी, क्योंकि
उसके पीछे उनका इरादा यही था कि मैं देश में बाहर, जब मैं जेल से बाहर आऊं तो मैं हिंदुओं को संगठित करूं, भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करूं, और मैं बाहर रह करके ज्यादा काम देश के लिए कर पाऊंगा। इस विचार से वो उस समय उन्होंने जो उन पे जो शर्तें लगाई थी वो स्वीकारी। नहीं तो जो व्यक्ति 14 साल तक अंदर है वो क्यों बाहर आते थे? देश के लिए ना जी। तो ये भावना कांग्रेस नहीं समझती है। कांग्रेस सिर्फ समझती है आलोचना करना। सावरकर जी, जिन्हें स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य क्षण ये देश के लिए जिन्होंने खपा दिए, उन्हें कहीं नीचा दिखाना ये कांग्रेस का स्थायी स्वभाव है। बिल्कुल। हमने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए जी, तब नेहरू लियाकत करार हुआ था, और उसमें यह कहा गया था कि जो पाकिस्तान में हिंदू है उनकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार स्वीकारेगी। लेकिन नेहरू जी ने वो हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं स्वीकारी। उस समय यह तय हुआ था कि 75 करोड़ भारत सरकार ने 1947 में जो नया पाकिस्तान बना है, जो नालायक पाकिस्तान है, उन्हें 75 करोड़ देने हैं, क्योंकि नया देश बना है तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए 75 करोड़ देना, ऐसा तय हुआ था। लेकिन हमें यह भी समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस की मानसिकता कैसी है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का आजीवन कांग्रेस आलोचना करती आई है, और यही कांग्रेस की छोटी सोच की, मैं ये क्यों कह रहा हूं, 1947 में जब भारत पाकिस्तान, जब ये पार्टीशन हुआ था जी, तब नेहरू लियाकत करार हुआ था, और उसमें ऐसा कहा गया था कि जो पाकिस्तान में हिंदू है उनकी जिम्मेदारी नेहरू सरकार स्वीकारेगी। लेकिन नेहरू सरकार ने वो नहीं स्वीकारी, कांग्रेस ने उस समय नहीं स्वीकारी। हमारे हिंदू जो पाकिस्तान में थे उनकी जिम्मेदारी नहीं स्वीकारी। एक ये बात। दूसरी बात, 75 करोड़ ये तय हुआ था कि जब पार्टीशन होगा तो 75 करोड़ हमारी सरकार उस नालायक पाकिस्तान को देगी, क्योंकि उस समय नया देश बना था आर्थिक सहायता के लिए जी। जब पहले 25 करोड़ दिए गए, उसी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने उनका सच्चा चेहरा जो था वो दिखाना शुरू कर दिया था। उसी समय कश्मीर में उन्होंने गतिविधियां शुरू कर दी थी, घुसपैठी शुरू कर दी थी। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा नेहरू जी को 50 करोड़ जो देने बाकी है वो हम नहीं देंगे, हमने नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें पैसे देंगे तो पाकिस्तान इसका उपयोग करेगा कश्मीर में गतिविधियां करने के लिए, टेररिज्म जी। उसी समय 1947 पाकिस्तान ने उसी समय उनका रंग दिखा दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी नेहरू जी ने उस समय 50 करोड़ पाकिस्तान को दिए। तो कांग्रेस का ये मानसिकता रही है, तुष्टीकरण की राजनीति वो पहले से ही करते आए। एसआईआर के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत जरूरी है गहन निरीक्षण, पुनः निरीक्षण, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हम कहते हैं। ये गहन निरीक्षण, पुनः निरीक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे मतदार बोगस है, बहुत सारे मतदार फ्रॉड है, बहुत सारे ऐसे मतदार है जिनके आधार कार्ड फेक है, और इन सभी को ऐसा है कि बांग्लादेशी हमारे यहाँ पे घुसपैठ करके ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन रहे और हमारा एमएलए कौन रहे। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये जो अवैध घुसपैठ है, ये जो बोगस फ्रॉडस्टर्स वोटर्स है, उनको निकालने की मुहिम इस एसआईआर के माध्यम से हो रही है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में कम से कम 90 लाख बोगस वोटर्स वहां पाए गए, और वहां पे तो जुडिशियल ऑफिसर्स जो गए थे वो एक्टिविटी कैरी आउट करने मालदा में, वहां पे तो उन्हें कई घंटे वहां के पश्चिम बंगाल के ममता दीदी के कार्यकर्ताओं ने वहां पे उन्हें पकड़ करके रखा था, जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा, घंटों तक उन्हें इमोबिलाइज कर दिया था। तो एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसे एसआईआर नेहरू जी जब देश के पंतप्रधान थे तब भी एसआईआर जैसी एक्टिविटी हुई थी। पिछले 20 सालों से चल रही है, 50 साल से चल रही है, क्योंकि ये स्वाभाविक एक्टिविटी है कि इलेक्टोरल रोल को रीवेरीफाई करना, कि जो वोटर्स है वो कुछ वोटर्स डेड हो गए, कुछ वोटर्स डुप्लीकेट है, कुछ वोटर्स अस्तित्व में है ही नहीं, फिर भी उनके वोटिंग कार्ड थे और उनके वोटिंग कार्ड के आधार पर जाली और फर्जी मतदान हो रहा है। तो ये सब रिकरेक्शन की जरूरत एसआईआर के माध्यम से होती है। अभी आपने पश्चिम बंगाल का मेंशन किया, तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार जो है वो बीजेपी पे एलिगेशन लगाती है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के जो ममता बनर्जी की सरकार के कोर वोटर्स थे 60 लाख वोटर्स के नाम डिलीट करवा दिए वोटर लिस्ट से। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो फेक प्रोपेगेंडा है।
ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी जी। ममता बनर्जी की तरफ से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एसआर की जो एक्टिविटी चल रही है वो सही चल रही है। और देखिए ऐसा है कि अगर आप किसी चीज को आप पता है आप जीत नहीं पा रहे हो तो फिर चिल्ला दो कि भाई चीटिंग है चीटिंग है चीटिंग है, तो ही कर रही है वो। बाकी अगर गलत है, वैसे तो सरकार करती नहीं है ऐसा यार, इलेक्शन कमीशन का काम है, बट सरकार पे एलिगेशन लगाना, जो सरकार सत्ता में है उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाना, बट एसआईआर तो पिछले कई सालों से चला आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो तो अपना करेगी। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में भी तो ये लोग नहीं जाते। कोर्ट में गए भी और मुंह की खाई। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लगा J10 by JT पॉडकास्ट में आपका? मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करने में, और आप एक अच्छे वकील भी हो सकते हो क्योंकि आपका रिसर्च भी अच्छा है, आपके प्रश्न भी अच्छे हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से किसी को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो, ऐसा मुझे थैंक यू सो मच सर।